Hello again. So as I said in last video, फिजिक्स के लिए भी आपके लिए एक लेक्चर लाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन नाम सुनते ही एक शब्द मन में आ रहा है, ग्रेविटी। दिस इज ग्रेविटी। व्हाट इज दिस ग्रेविटी? किसने निकाला है ग्रेविटी? क्यों निकाला? क्या है क्या ये? देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैं नीचे छोड़ा, क्यों नीचे जा रहा है ये? आपके मन में क्वेश्चन तो होगा ही। वेल, ग्रेविटी एक ऐसी चीज है, इट्स अ यूनिवर्सल फोर्स। ओके, वो एक यूनिवर्सल फोर्स, ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फोर्स। इट्स नॉट एक्ट्स ओनली वन ऑब्जेक्ट, इट्स एक्ट्स इन एंटायर यूनिवर्स। दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन होगा ही होगा। अभी देखो, एक मार्कर है, मैंने इसको नीचे रखा, इसमें ग्रेविटी लग रही है, फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? वो अर्थ की ग्रेविटी। हमारा अर्थ एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, क्यों? क्योंकि एक हमारे सन का जो ग्रेविटी है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको ऑर्बिट में ऐसे घूमने के लिए बोलते हैं, ठीक है। सो वो ग्रेविटेशन, अभी हमें ये क्वेश्चन आ रहा है, ग्रेविटी किसने निकाला? वेल, फर्स्ट पेज पे हमारे एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, वो है सर इसैक न्यूटन। वेल, एक थ्योरी राइज होती है, एक फिक्स है क्या नहीं वो नहीं पता, पर एक थ्योरी राइज होती है इसकी, सर न्यूटन की, सर इसैक न्यूटन की, कि एक दिन वो जस्ट पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ था, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, यहाँ पे एक एप्पल था उनके, वो एप्पल का पेड़ था, तो एप्पल सिंपली एप्पल होगा। तो नीचे सर जी बैठे थे, सर इसैक न्यूटन नीचे बैठे थे, उनके हाथ में एक किताब थी। वह वो पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पढ़ते हुए ये एप्पल नीचे गिरा, ये एप्पल नीचे गिरा और उनके बुक पे आगे गिरा। तो उनके मन में क्वेश्चन आया, क्या है क्वेश्चन? कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? मतलब ये अगर एप्पल है, ओके, ठीक है, हाँ, ये अगर आधा खाया नहीं है, ठीक है, एप्पल है, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? ऐसे ही नीचे क्यों गिरा? एक तो ऊपर भी जा सकता था ना। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट सिंपली छूट गया, मतलब उसको जो, ठीक है, यहाँ पे बंधा था या फिर जॉइंट था, वो टूटा, उसके बाद वो नीचे क्यों आया? ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर नहीं तो नहीं, यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी नहीं, जहां से वो टूटा एग्जैक्टली ऊपर से नीचे, यानी देखो अभी एग्जैक्टली ऊपर से नीचे, वहां से ऊपर से ही नीचे, सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे ही क्यों आया? तो ऐसे क्वेश्चन साइंटिस्ट के मन में उठ गया, और उन्होंने आगे जाके फिर थ्योरी निकाली, नेम ग्रेविटेशन। तो वही हमारी पढ़ने का ये चैप्टर का ये, ठीक है। वेल, और एक बात बता दूं कि ग्रेविटेशन इज द मेन ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सर इसैक न्यूटन फिजिक्स के फादर माने जाते हैं, ठीक है। वेल, इसैक न्यूटन की जो थ्योरी के बाद हमें आगे फोर्स और मास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फोर्स और मास सिंपली क्या है? देखो, फोर्स क्या है? every object which is displacing or experiencing means प्लेस चेंज कर रही है, सिंपली वो प्लेस चेंज कर रही है। क्यों कर रही है? वो अपने पे एक फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। मतलब अगर देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इस पे फोर्स लगाया, वो आगे जा रही है, ठीक है, आगे जा रही है, या फिर मैंने पीछे किया, वो क्यों जा रही है? एवरी डिस्प्लेसमेंट occurs with the help of force, ठीक है। फोर्स इज एसेंशियल फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो आगे जाके हमारे क्वेश्चन आता है, वो सब टॉपिक आता है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर में है क्या? और एक सर्कुलर मोशन भी है। तो सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट और सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है आखिर? ठीक है, ये इस पे एक मुद्दा है, इस पे बेस है। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स में आखिर क्या है? एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमे जा रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, समझो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में घूमे जा रहा है, और उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, अब हमारी अर्थ है और सन है, सन क्या कर रहा है? अपनी तरफ अर्थ को खींच रहा है, पर अर्थ हम उसकी तरफ जा रही नहीं, पर उसको डायरेक्टेड जरूर सेंटर पे है, अर्थ के सन के सेंटर पे। तो फिर वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, समझो ये अर्थ है और ये सन, यहाँ पे सन, तो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, देन दिस इज occurs due to only centripetal force. Okay, this is occur only because of centripetal force, ठीक है।
तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ये हमारी बुक में भी दी है, सेकंड पेज पे देख सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स, एन ऑब्जेक्ट और अ फोर्स which is directed toward the center of the circle, so या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a force of an object moving in a circular motion or circular path, circular motion or circular path, and it is directed toward the center of circle, and it is directed toward center of the circle। इतना क्लियर है? ठीक है, अभी देखो सेंटीमीटर फोर्स का मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। देखो आपके हमारे बुक में भी है एक, हमको एक कॉइन दिया है, उस पे एक धागा बांधना है, ठीक है। अभी देखो ये मेरे पास एक की है और ये एक थ्रेड, वेल मैं इसे जोर से घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हो आई एम सर्कुलेटिंग दिस की, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, पर ये क्या कर रहा है, ये की सेंटर में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर में जाने की कोशिश कर रहा है पर नहीं जा पा रहा क्योंकि इसका फोर्स जो यहां से भी मैं एक्सटर्नल उसको ऊपर जाने को लगा और वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है और उसका जो सेंटर वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, ओके। मतलब जो भी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रही है, गोल गोल घूम रही है और वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है, उसका जो दिग्दर्शित है, यानी जो उसका पाथ है वो सेंटर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्वेश्चन लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक फिलहाल आया भी नहीं है, तो बोर्ड में या फिर बोलो स्कूल में भी आ सकता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको दे देता हूं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो mv स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अभी देखो इसमें मास क्या है, इसमें m क्या है, m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और मास सिंपली मास, ठीक है, और इसमें v क्या है, v इज अ वेलोसिटी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत सारे इसमें यूज होता है, कंसेप्ट में उसका बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है पर 10th में सिर्फ बेसिक है, और ठीक है। उसके आगे आपको दिया है गैलीलियो का एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स थे या फिर जो भी रिसर्च थी वो सिंपली अपने मतलब वहां पे तब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे इतने, जैसे कि हमारे पास इतना बड़ा टेलीस्कोप है, कॉम्पैक्ट टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास फिलहाल, लेकिन तब उस टाइम में 16th सेंचुरी के आसपास गैलीलियो नामक एक साइंटिस्ट थे, वो क्या करते थे, वो नेक्ड आइज से, यानी अपनी खुली आंखों से और सारा ऑब्जर्वेशन करते थे और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारा डेटा क्रिएट किया था, ठीक है। बहुत सारा डेटा हो जाने के बाद आफ्टरवर्ड्स इन 1601, ठीक है, यानी 16th सेंचुरी के बाद 16th सेंचुरी के बाद बहुत सारा इंफॉर्मेशन और या कह सकते हो कि डाटा, बहुत सारा डाटा आ गया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट नेम थे टाइचो ब्राहे नाम के, टाइचो ब्राहे। He was a great mathematician, okay, he was a great mathematician, एक्चुअली 600, ठीक है। टाइचो ब्राहे नाम के जो साइंटिस्ट थे वो मैथमेटिशियन, बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन थे, और उनके एक असिस्टेंट थे, हेल्पर थे, जिनका नाम था केपलर, जोहान्स केपलर, ठीक है। इनका 1601, ठीक है। इनका रिलेशन और ईयर में क्यों दे रहा हूं, ये देखिए, टाइचो ब्राहे थे, इन्होंने मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन से, इन्होंने कैलकुलेट किया, बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाला और 3 लॉ बनाए, लेकिन क्या हुआ
इनकी सडनली डेथ हो गई 1600 में, ओके, इनकी सडन डेथ हो गई 1600 में, और 1601 में जॉन्स केपलर के जो असिस्टेंट थे, अभी सडनली उनकी डेथ हो जाने के बाद उनको एज अ रॉयल मैथमेटिशियन उनको प्लेस किया, और उन्होंने आगे जाके हमको 3 लॉ बताए। इन्होंने प्लैनेटरी मोशंस के हमें 3 लॉ बताए, वो भी उन्होंने नेक टाई से किए थे, और वो आज तक सही, ठीक है, जॉन्स केपलर थे जो उन्होंने बताया था, ठीक है। उन्होंने विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी ओनली दे हैव कंस्ट्रक्टेड द 3 लॉज एंड दोस आर करेक्ट। सो आप ये सब लिखना चाहते हो तो लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे को ठीक है। आगे बढ़ती हुए अभी हमारे पास सब टॉपिक आता है, वो केपलर्स लॉ, ठीक है, केपलर्स के लॉ, वो जो साइंटिस्ट थे जॉन्स केपलर्स, उनके लॉ, ठीक है। अभी उनके जो थे वो 3 लॉ थे, 3 लॉ थे, और उनका जो डायग्राम वो ऐसा है, ये सन है, ये हमारा एक प्लैनेट है, कौन सा भी, अर्थ, जुपिटर, वीनस, कौन सा, ठीक है, और ये क्या ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है पूरा, और ये जो ईएफ है, डीसी है, और वो ये भी है, वो एक डिस्टेंस है या सर्कमफरेंस के थोड़े से पार्ट, ठीक है। सबसे पहला जो लॉ उन्होंने बताया है, सबसे पहला जो लॉ बताया केपलर्स ने, सबसे पहला है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट of an planet is an ellipse, is an ellipse with one end of foci, with one end of foci, ठीक है। अभी देख लो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, देखो इलिप्स शब्द थोड़ा सा अलग है, इसका मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। इलिप्स मतलब बेसिकली क्या, एक शेप होता है, शेप कौन सा, एक आपको पता है, एक, ठीक है, एक का जैसा शेप होता है, यानी ओवल है, ओवल शेप, ओवल शेप, आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है, ओवल शेप। इलिप्स मतलब क्या, ओवल शेप। आप देख सकते हो कि ये भी एक कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये स्फेरिकल जो है, ये जो स्फेरिकल है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे से ऐसा, यहाँ से थोड़ा सा इलोंगेट है और यहाँ से फ्लैटन है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, तो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, यानी जो प्लैनेट है उसका जो ऑर्बिट है यहाँ से यहाँ तक, इज एन इलिप्स, मतलब वो एक्चुअली स्फेरिकल नहीं है, वो जो है वो गोल नहीं है, वो कैसा है, ओवल शेप में, यानी अंडे के साइज में, अंडे का जैसा शेप होता है, यहाँ से बल्ज होता है और यहाँ से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, विद वन एंड ऑफ फोका। देखो ये फोका मतलब वही फोकस होता है, तो उसका जो ये फोका हो गया हमारा, ये फोका हो गया, ठीक है। इतना याद रखिए, यहाँ से डिस्टेंस जो ज्यादा रहेगा, यहाँ से या कम रहेगा, और यहाँ से डिस्टेंस जो है ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये जो सन है, ये हमारा इलिप्स हो गया, ये हमारा सबसे पहला लॉ हो गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी आयन, आप कह सकते हो हर बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, पर इस बार 2023-24 में नहीं है, पर इस पिछले बार आपके इसके पीछे वाले को जो क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, सारे क्वेश्चन में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। 3 मार्क्स तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आता है, आपको ये डायग्राम भी बनानी पड़ेगी, सिंपल है, थोड़ा बहुत ये करना, उसके बाद ये 3 नंबर लिखने फ्री के मार्क्स से, आप इसे देना, ये अच्छे से लर्न कर लो, मैं जब बोल रहा हूँ तभी लर्न कर लो, ठीक है। सेकंड वाला अभी जाते हैं। सेकंड वाला क्या है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट means this one line, this line, the line joining the planet and sun sweeps equal area in equal time of it, ठीक है, देख लेता हूँ, the line joining the planet and sun sweeps equal area
in equal time of intervals. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? देखो इसमें स्विफ्ट, एक शब्द जो है वो स्विफ्ट है, वो थोड़ा सा अलग है। स्विफ्ट का मैं आपको डिफाइन कर दूं तो स्विफ्ट मतलब ट्रैवल होता है, यानी वो जो ट्रैवल करेगा, यानी वो डिस्टेंस कवर करेगा। स्विफ्ट मतलब क्या? ट्रैवल। स्विफ्ट मतलब ट्रैवल, यानी जो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अभी इसमें देखो, तो लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। ठीक है, ये प्लैनेट है, ये सन है। इसमें जो लाइन जॉइन कर रही है वो है, अगर P यहाँ पे हम O ले लेंगे। ठीक है, O ले लेंगे, ये सन है, हम O ले लेंगे पॉइंट। समझो अगर O है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स। देखो AB जो है, AB को अगर उसको डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा लगा है, 1 घंटा लगा है, तो वो उतना ही डिस्टेंस अगर यहाँ पे कवर करेंगे तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, वही डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको 1 आवर लगेगा। या फिर यहाँ पे हो गया EF हो गया, इसको भी डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 आवर लगेगा। मतलब जो भी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस उसको कवर करने में उतना ही टाइम लगेगा। अगर 2 आवर्स लगता है तो उसको भी 2 आवर्स लगेगा, इसको भी 2 आवर्स लगेगा। 3 आवर्स लगता है तो इसको भी 3 आवर्स लगेगा, इसको भी 3 आवर्स लगेगा। ठीक है, ये दोनों लॉ अभी आपको क्लियर है? ठीक, थर्ड वाला पे जाते हैं। थर्ड वाला क्या है? ठीक है, थर्ड वाला है द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन मतलब ही टाइम। ठीक है, पीरियड मतलब ही टाइम, पीरियड मतलब ही टाइम। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड सन is directly proportional it is directly proportional to the cube of mean distance between them। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि मतलब इनडायरेक्ट, देखो दो शब्द होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीनिंग क्या? डायरेक्टली मतलब अभी आप कह सकते हो, अगर मैं मैथ्स का सम दे दूं आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वो जो डिवाइड होगा वो नीचे होगा और न्यूमरेटर में होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब इसका भी अगर हम एक बोल सकते तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 स्क्वायर t² अपॉन r³। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया समझो। ठीक है, अभी ये अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, t is directly proportional to the r³। ठीक है, 1/r³। ओके, नहीं 1/r³ नहीं। अभी ठीक है, r³ है, आपको ये स्टेटमेंट से हो गया। अभी ये देखो, अभी हमको क्या करना है, इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेजना है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, ऐसे तो नहीं भेज सकते, इसको हमको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। कांस्टेंट विल बी k। ठीक है, सो t³ अपॉन r³ इज इक्वल टू k, और k यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। सो यहाँ पे लिख देना k इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये कांसेप्ट क्लियर है? ये आपको करना ही करना है। आप मेरे साथ लर्न कर लो, मैं रीड करता हूँ चाहे तो। The orbit of a planet is an ellipse with one end of foci. The orbit of a planet is an ellipse with one end of foci. The orbit of a planet is an ellipse with one end of foci. ये फर्स्ट हो गया, ये आपके एक मार्क्स यहाँ पे शॉर्ट हो गए। ठीक है, the line joining the planet, ठीक है, the line joining the planet and sun sweeps equal area in equal time of intervals। लर्न कर लो, the line joining the planet and sun sweeps equal area in equal time of intervals। The line joining the sun and the planet sweeps equal area in equal time of intervals। ठीक है,
उसके बाद क्या है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब जो टाइम लगेगा इसको रिवॉल्यूशन में, वो नथिंग बट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस बिटवीन, मतलब जो उसका डिस्टेंस है उसका क्यूब, उसका जो क्यूब होगा वही उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द लाइन जॉइनिंग सॉरी द पीरियड ऑफ द revolution around the sun is directly proportional to the mean distance of the cube between them। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे अलग स्टेटमेंट है पर आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, आप चलिए लिख सकते। ठीक है वेल, इसके बाद देखिए हमारा जो केपलर्स लॉ के रूल जो है और उसके जो सारे, देखो अभी एक मास 1 है और एक मास 2 है। ठीक है, ये डायग्राम आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये मास 1 है, मास 2 है। अभी पूरा एंटायर यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है मास 1 और मास 2। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, अभी देखो वो अभी हमको वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। अभी समझो ये अर्थ है और वो एप्पल था, तो इसका जो फोर्स है कि वो उसकी वजह से वो उसके पास, क्योंकि वो दोनों के पास आ रहा है, वो फोर्स जो है हमको कैलकुलेट करना है, उसकी वजह से उसके लिए हमको एक फॉर्मूला और उसके कंसीडरेशन और एक लॉ दिया है। ठीक है, आपको ये भी लर्न करना है, ये भी ग्रेविटी का लॉ, और ये जो ये डायग्राम ये बोर्ड्स में पूछा भी गया है रिसेंटली 2024 में भी पूछा है, 3 मार्क्स को आया था ये, आई थिंक। हाँ 3 मार्क्स में, हाँ 3 मार्क्स को आया था, और इसके ऊपर दो एक अलग से एक क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके जो वैल्यू है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वो भी आपको दे दूंगा। ठीक है, वो अभी देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट in universe attract other object with a definite force, okay, with a definite force। अभी देखो ये फोर्स हो गया। अभी देखो ये अभी हमको ये फोर्स निकालना कैसे, वो हमें फॉर्मूला बताऊंगा और उसके एक लॉ दूंगा, स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, द मास द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी m1 into m2। ठीक है, और इनमें एक डिस्टेंस तो जरूर होगा। देखो डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस लिखता हूँ, डी यानी डिस्टेंस। देखो अगर ये दो ऑब्जेक्ट है कैप और मार्कर, ये इन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस है, देखो 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जो भी डिस्टेंस तो है, वही जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर या फिर आप आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their two objects and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको दिखा तो उसको साइन हटाना तो जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट का यूज करेंगे, और कांस्टेंट क्या यूज करेंगे, जी। ठीक है, F इज इक्वल टू G इनटू, G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 into m2 यानी मास 1 into मास 2 अपॉन डिस्टेंस होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे एक स्टेटमेंट बनेगी और वही स्टेटमेंट यहाँ पे, और ये मार्क्स पकड़ता है, इसलिए आपको लर्न करना है। आपको इस फॉर्मूले से ही स्टेटमेंट बनाऊंगा। ठीक है, आपको मेरे साथ लर्न करना है। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास 1 मास 2 अपॉन डी स्क्वायर, दिस इज मास एंड दिस इज मास 2। ओके, मास 1 मास 2। So this force is directly proportional to the product of their masses, first mass and second mass, and it is inversely proportional to the square of distance between them। उसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसको लिखना कैसे, देखो
अभी इसका जो स्टेटमेंट है वो कैसे डिराइव करना है, ठीक है। अभी इसमें देख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन इनटू मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अभी इसको लिखेंगे कैसे, दिस फोर्स is directly proportion to product of their masses and inversely proportional to, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इनवर्सली डिस्टेंस है, डिस्टेंस में क्या है, स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इतना होने के बाद अभी देखो फॉर्मूला क्या है, हमने क्या बनाया है, F into G, यही हमारा फॉर्मूला है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, F is equal to ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास 1 इनटू मास 2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है, याद रखिए। अभी देखो इतना होने के बाद अभी देखो g क्या है, g इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, g क्या है, g इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो स्पेसिफिकली किसने निकाली, एक हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट है, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये इसकी वैल्यू जो है निकाली। तो इसकी वैल्यू क्या है वो ठीक है, वो बाद में ठीक बताऊंगा। ऐसा डिराइव उन्होंने ऐसा यूनिट जो है इसका, ऐसा यूनिट यानी स्टैंडर्ड सिस्टमैटिक यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो निकाला है। ऐसा यूनिट दैट इज नथिंग बट न्यूटन, क्योंकि देखो जिस साइंटिस्ट ने उसका जो लॉ है या फिर कुछ भी बनाया उसमें उसका नाम तो पहले आएगा, ये आप बात याद रख लो। तो उसका ऐसा यूनिट जो है न्यूटन पहले आएगा, न्यूटन। अब देखो ग्रेविटी है वो मीटर में जाती है, तो मीटर का स्क्वायर, क्योंकि मास 2 है तो मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, ठीक है, ये उसका ऐसा यूनिट है। उसके बाद आता है जी की जो वैल्यू क्या है, आखिर जी की वैल्यू क्या है, ये आगे जाके हमारे जो एक्सरसाइज के लास्ट में जो ये है क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स है उसमें बहुत यूजफुल रहना है। मैं न्यूमेरिकल्स की इतनी चिंता मत करो, जनरली पूछा तो कम ही जाता है, आएगा तो 2 मार्क्स, ठीक है। आप चाहे तो न्यूमेरिकल्स को स्किप कर सकते हो, इसलिए पर्सनल, ठीक है। जी क्या है, उसके बाद जी अगर आ गए तो भी उनके सिंपल वाले आएंगे, छोटे वाले या फिर सॉल्ड एग्जांपल्स में। मोस्ट प्रोबेबली आजकल क्या कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्ड एग्जांपल का एक वैल्यू भी चेंज नहीं कर रहे, ऐसे उठा के सीधा आता है। आप उसकी टेंशन मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सब है ना, उस पे ध्यान दीजिए ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आप देखो जी की जो वैल्यू क्या है वो देखो 6.673, हां। अब बहुत लोग बोलते हैं 67 लो और 673 मत लो, ऐसा नहीं है। अगर आपको एमसीक्यू या स्टेटमेंट्स में पूछा है तो 673 पूरा लिखना है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में वैसा दिया है। और अगर हमारी न्यूमेरिकल्स में ऐसा पूछा है, ठीक है, या फिर आपको सॉल्व करना है तो 6.673 ये आपको कंसीडर करना है। 6.673 इनटू 10 रेज़ टू -11 इनटू न्यूटन आपको जो है मैंने बताया आपको वो वापस लिखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ठीक है। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट हो गया।
यहाँ तक आपको समझ आएंगे। हाँ, अभी और एक है, देखो अभी ये जो फॉर्मूला है आपको इसके ऊपर एक बताना है। अगर देखो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो फोर्स क्या होगा, डबल फैक्टर से, 4 के फैक्टर से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर है 2 और d का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमें पता है 4, तो 4 हो जाएगा और d का स्क्वायर d स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, 4 से हो गया। अभी 4 क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा, डिवाइड, तो डिक्रीज होगा किस फैक्टर से, 4 के फैक्टर से डिक्रीज होगा फोर्स। हाँ ठीक है, तो फिर मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ वी डबल force not sorry distance, if we double the distance then force will decrease by factor 4। ठीक है, अभी और एक है, देखो अगर इसकी जगह अभी हमने मास को डबल किया, आपका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा फोर्स पे और फोर्स भी डबल हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर ये भी कह सकता हूं कि इफ मास इज डबल देन फोर्स आल्सो डबल। देखो अभी देखो ऐसा ही नहीं कि डबल, अभी आप हमारे बुक में डबल दिया तो डबल ही पूछेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ट्रिपल 4 टाइम्स ऐसे 5 टाइम्स ऐसे भी पूछ सकते हैं। रिसेंटली 2024 के बोर्ड में भी ऐसा पूछा है, 3 टाइम्स बोला था। तो अभी क्या करना है, अगर देखो मास पे बोला तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 टाइम्स फोर्स 4 टाइम्स फोर्स, लेकिन डी पे क्या होगा, आपको अगर देखो 3 टाइम्स दिया है तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 9 तो क्या लिखेंगे, फोर्स विल बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, आप चाहे लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए वेल उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। वेल आपको इसी तरह आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।